प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। सीकर इंटरनेशनल एकेडमी एवं बाल नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का व्याकरण का भाग है। और व्याकरण का जो भाग है वो 16 अंकों का है, जिसके 7 बिंदु है। 7 बिंदुओं में से सबसे पहला जो बिंदु है वह है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। भाषा, व्याकरण एवं लिपि, यह है पहला बिंदु। तो भाषा, व्याकरण एवं लिपि पर चर्चा करने से पहले यदि आपने सीकर इंटरनेशनल एकेडमी ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाषा, व्याकरण और लिपि पर चर्चा करते हैं। आज की ये जो कक्षा है, अंत में इससे संबंधित मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चर्चा करते हैं भाषा, व्याकरण एवं लिपि पर। भाषा, भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से? भाष धातु से। भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। इस भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ है, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना और भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विचार प्रकट करना। अर्थात मन के भावों और विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे मान लो यह राम है और यह श्याम है। यह तो है राम और यह है श्याम। अब राम के मन के जो आंतरिक भाव या जो विचार है वो किसको पता नहीं है? श्याम को पता नहीं है। और श्याम के मन के अंदर जो आंतरिक भाव और विचार है वो किसका पता नहीं है? राम को पता नहीं है। जब ये दोनों व्यक्ति राम और श्याम अपने मन के आंतरिक भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, यानी आपस में जब वार्तालाप करेंगे तो अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम क्या है? माध्यम या फिर साधन, यानी मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो साधन है, वो साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी मन के अंदर जो भाव है, जो विचार है, उनको प्रकट करने का जो माध्यम है वो माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। आगे है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार हैं। मूल रूप से भाषा के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? सबसे पहला प्रकार है मौखिक। मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा किसको कहते हैं? यानी आपसे वार्तालाप हम ये किसी के साथ करते हैं, यानी मुंह से बोल करके दूसरा व्यक्ति जब सुनता है, हम तो मुंह से बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति सुन करके समझता है, तो वो भाषा कौन सी कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। यानी बोलना प्लस सुनकर समझना, बोलना प्लस सुनकर समझना। यानी मन के भाव और विचारों को बोलना और दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर के समझना क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगी। हमारे स्वयं के भाव मनोभावों को बोलना और दूसरे के जो मनोभाव है उसको सुनकर के समझना क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगी। दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? यानी मन के भाव और विचारों को लिखना और दूसरे के भाव और विचारों को पढ़ करके समझना। लिखना प्लस पढ़कर समझना। लिखना प्लस पढ़कर समझना, यानी मन के भाव और विचारों को लिख करके
समझना क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगी। तो भाषा के मूल रूप से दो प्रकार है, एक तो मौखिक भाषा है जो हम बोलते हैं और दूसरे के मनोभावों को सुन करके समझते हैं, और लिखित भाषा यानी अपने मनोभावों और विचारों को लिखना और दूसरे के मनोभावों को पढ़ करके समझना क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। मूल रूप से तो भाषा के दो ही स्वरूप हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको सांकेतिक भाषा भी पढ़ने को मिलेगी। कौन सी भाषा? संकेतक भाषा। संकेतक भाषा किसे कहते हैं? यानी संकेतों के माध्यम से किसी के भाव और विचारों को समझना क्या कहलाएगा? संकेतक भाषा। संकेतों के माध्यम से किसी के मनोभावों को समझना, संकेतों के माध्यम से किसी के मनोभावों को समझना क्या कहलाएगा? संकेतक भाषा कहलाएगा। तो इनके कुछ उदाहरण भी हैं। तो मौखिक भाषा जैसे कहानी सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना, आपसी वार्तालाप करना, ये कौन सी भाषा के उदाहरण है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा, लिखित भाषा में जैसे निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकें, ये सभी किसके उदाहरण हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। संकेतक भाषा के उदाहरण जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, क्रिकेट के मैच के अंदर जब खिलाड़ी खेलते हैं, बोल करने वाला जो बॉलर है बोल करता है और बोल करने के बाद में एक जोरदार अपील करता है। अपील करते ही अंपायर ऐसे अंगुली उठा देता है, अंगुली उठाते ही सब समझ जाते हैं कि प्लेयर आउट हो गया। तो कौन सी भाषा का माध्यम है? संकेतक भाषा का माध्यम है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कहानी सुनना, आपस में वार्तालाप करना, फोन पर बातचीत करना, रेडियो पर समाचार सुनना, ये तो है मौखिक भाषा के उदाहरण। लिखित भाषा के उदाहरण कौन से हैं? जैसे हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, ये सब क्या है? लिखित भाषा के स्वरूप है। और संकेतक भाषा का स्वरूप जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, अंपायर अंगुली उठाता है, हम सभी समझ जाते हैं कि प्लेयर आउट हो गया है, तो ये कौन सी भाषा है? संकेतक भाषा है। या फिर कक्षा के अंदर अध्यापक अपने मुंह पर अंगुली रखना, जिससे सब बच्चे चुप हो जाते हैं, संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं, तो वो भी कौन सी भाषा है? संकेतक भाषा है। भाषा का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। भाषा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? अत्यंत व्यापक है। कैसे? भाषा का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र कैसा है? अत्यंत व्यापक, अत्यंत व्यापक है। भाषा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? अत्यंत व्यापक है। क्योंकि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। और भाषाओं का जो सबसे छोटा स्वरूप है, सबसे जो प्रारंभिक स्वरूप है वो कौन सा है? वो है नंबर 1 बोली। प्रारंभिक स्वरूप है वो कौन सा है? बोली। बोली का जो स्वरूप है वो कैसा है? क्षेत्रीय है। बोली का स्वरूप क्षेत्रीय है। बोली का स्वरूप कैसा है? क्षेत्रीय है, क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। क्योंकि बोली जो है उसका स्वरूप कैसा है? क्षेत्रीय, और ये सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। जैसे हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। बागड़ी बोली हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बागड़ी। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर तो बागड़ी, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी। शेखावाटी जो क्षेत्र है, जैसे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावाटी बोली बोली जाती है। शेखावाटी
यहाँ पे शेखावाटी बोली बोली जाती है। जोधपुर के अंदर कौन सी है? मारवाड़ी। जोधपुर के अंदर मारवाड़ी। अलवर भरतपुर के अंदर मेवाती। भरतपुर के अंदर ब्रज भी बोली जाती है। जयपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? ढूढ़ाड़ी। तो ये बोली के कुछ स्वरूप है, यानी बोली जो है वो क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 100 कोस के बाद में बोली, भाषा का स्वरूप, खान पान, जल, ये सब कुछ बदल जाते हैं। बोली के बाद में भाषा का जो दूसरा स्वरूप है वो कौन सा है? राष्ट्रभाषा। कौन सा है? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है, राष्ट्र भाषा से तात्पर्य है कि देश के अधिकतर क्षेत्र में, देश के अधिकतर क्षेत्र में अधिकतर लोगों द्वारा, देश के अधिकतर क्षेत्र में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है कि देश के अधिकतर जो क्षेत्र हैं उसमें अधिकतर लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा के बाद में अगला आता है राजभाषा। राष्ट्रभाषा के बाद में अगला आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा से तात्पर्य है कि राजकाज की भाषा से, यानी सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होती है वो भाषा कौन सी कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। यानी सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। तो हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो हमारी राजभाषा जो हिंदी है, इसको राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान की किस अध्याय और किस अनुच्छेद में? तो अध्याय तो है 17। भारतीय संविधान का अध्याय 17 भाग 1, भाग कितना? 1, और अनुच्छेद 343। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। किस भारतीय संविधान के किस अध्याय में? अध्याय 17 भाग 1 अनुच्छेद 343 के अंदर। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये थे इसके स्वरूप। राजभाषा के बाद में आता है मानक भाषा। राजभाषा के बाद में कौन सी भाषा आती है? मानक भाषा। मानक भाषा किसको कहते हैं? कि विद्वानों के द्वारा जिस भाषा को मान्यता प्राप्त है, यानी विद्वानों ने जिस भाषा को मान्यता प्रदान की है उस भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा इसे कहते हैं? विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा। विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषा है वो कौन सी भाषा कहलाएगी? मानक भाषा कहलाएगी। तो ये है भाषा के छोटे छोटे स्वरूप। इसके बाद में आता है भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां
सबसे प्रारंभिक इकाई है वो है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुख से उच्चारित प्रत्येक स्वतंत्र जो आवाज है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। तो क्या आ जाएगा? मुंह से उच्चारित प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। मुंह से उच्चारित प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। ध्वनि के बाद में जो दूसरी इकाई है वो कौन सी है? वर्ण। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे के, खे, गे। यानी ये जो वर्ण है इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के बाद में जो तीसरी इकाई आती है वो आती है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? कि वर्णों का जो सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कैसे? जैसे प प्लस व प्लस न, तो क्या बन गया? पवन। तो ये वर्ण है प, व और न, और वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे कै प्लस में प्लस ले, क्या बन गया? कमल। तो ये जो कमल है वो क्या है? एक शब्द है। पवन है वो क्या है? एक शब्द है। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द। शब्द के बाद में अगला जो आता है वो है नंबर 4 पे जो इकाई है वो है पद। पद किसे कहते हैं? शब्द का जो व्यवहारिक स्वरूप है, शब्द का व्यवहारिक स्वरूप, या फिर विभक्ति युक्त शब्द, या फिर विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। शब्द का व्यवहारिक स्वरूप या फिर विभक्ति युक्त जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे प्रधानाचार्य ने मनीषा को पुरस्कार दिया। प्रधानाचार्य ने मनीषा को पुरस्कार दिया। तो प्रधानाचार्य ने मनीषा को पुरस्कार और दिया, ये क्या है? अलग अलग पद हैं। प्रधानाचार्य ने अलग पद है, मनीषा को अलग पद है, पुरस्कार अलग पद है और दिया अलग पद है। तो शब्द का व्यवहारिक स्वरूप या फिर विभक्ति युक्त जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो यह है भाषा की 4 इकाइयां, ध्वनि, वर्ण, शब्द और पद। पद के बाद में जो 5वीं इकाई है वो कौन सी है? वो है वाक्य। शब्द की 5वीं इकाई कौन सी है? वाक्य। शब्द की 5वीं इकाई वाक्य कहलाती है। तो वाक्य किसे कहते हैं? नंबर 5 वाक्य, यानी शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित क्रम, शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित क्रम जो कि एक पूर्ण विचार
एक पूर्ण विचार प्रकट करता है, पूर्ण विचार प्रकट करता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित क्रम जो कि एक पूर्ण विचार प्रकट करता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो भाषा की 5 इकाइयां हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले तो थी ध्वनि, यानी हमारे मुंह से उच्चारित प्रत्येक जो स्वतंत्र आवाज है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाते हैं। दूसरी है वर्ण, यानी यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरा है शब्द, यानी वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और चौथा है पद, यानी शब्दों का व्यवहारिक स्वरूप या विभक्ति युक्त जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और पांचवा जो है वो है वाक्य, यानी शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित क्रम जो कि एक पूर्ण विचार प्रकट करता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ये थी भाषा की प्रमुख इकाइयां। इसके बाद में आता है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, यानी भाषा है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होगी। तो भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। सबसे पहले नंबर 1, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। कैसे है? अर्जित माने सीखी हुई, प्राप्त की हुई। यानी व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है तो बोलना तो नेचुरल क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है, जन्मजात क्रिया है। लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये व्यक्ति कहां से सीखता है? समाज से सीखता है। इसलिए भाषा कैसी होगी? अर्जित संपत्ति है। नंबर 2, भाषा अर्जित संपत्ति है तो भाषा को अर्जित व्यक्ति कहां से करता है? समाज से करता है। तो भाषा क्या हो गया? एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 3, अंतिम स्वरूप, अंतिम स्वरूप नहीं होती। यानी भाषा जो है उसका कभी भी अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास है वो कब से माना जाता है? 1050 विक्रम संवत से। हिंदी भाषा का विकास भारत में कब से माना जाता है? 1050 विक्रम संवत से माना जाता है। यानी 1050 से लेकर के आज तक हिंदी के अंदर अनेकों परिवर्तन हुए हैं। इसका मतलब हिंदी का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, यानी संशोधन संभव है। नंबर 4, अंतिम स्वरूप नहीं है तो मतलब भाषा क्या होगी? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा जो है वो बदलती रहती है। नंबर 5, भाषा का मानक स्वरूप है। भाषा का मानक स्वरूप है। भाषा का मानक स्वरूप है। और नंबर 6, भाषा जो है वो कठिन से सरल, जो शिक्षण सूत्र है हमारा कठिन से सरल उस पर चलती है। कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर जो शिक्षण सूत्र है उस पर आधारित है भाषा। तो ये भाषा की 6 विशेषताएं हैं। भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है, क्योंकि व्यक्ति समाज से सीखता है कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है। और अर्जित कहां से करता है? समाज से। तो सामाजिक प्रक्रिया है, अंतिम स्वरूप नहीं होती, यानी भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि हिंदी का जो विकास है 1050 विक्रम संवत से माना जाता है। और तब से लेकर के आज तक
हिंदी में अनेकों परिवर्तन, इसलिए अंतिम स्वरूप नहीं है। और अंतिम स्वरूप नहीं, इसका मतलब भाषा क्या है, परिवर्तनशील है और भाषा का एक मानक स्वरूप है, क्योंकि विद्वानों द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। और कठिन से सरल की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसके ऊपर आधारित है, क्योंकि बालक जब इस समाज में आता है तो सबसे पहले सुनता है, यानी हमारे घर परिवार में उसे सिखाया जाता है मामा नाना दादा, कुछ समय वो सुनता है, सुनने के बाद फिर वो बोलना प्रारंभ करता है। तो सुनना, सुन करके फिर बोलना, बोलने के बाद में उसको जब सिखाया जाता है तो वो सबसे पहले पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद में लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह है भाषा की प्रमुख विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं के बाद में है व्याकरण का भाग आता है, यानी अगला बिंदु हमारा जो है वो है व्याकरण। ये तो थी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। भाषा की प्रमुख विशेषताओं के बाद में आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, अगला जो बिंदु है वो है व्याकरण। हमारा अगला जो बिंदु है वो कौन सा है, व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण, व्याकरण किसको कहा जाता है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप, जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को बोलना व लिखना, शुद्ध रूप को बोलना व लिखना सिखाता है, बोलना व लिखना सिखाता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को बोलना और उसे लिखना सिखाता है। यानी भाषा का उच्चारण कैसे करना है, वर्ण कैसे लिखने हैं, व्यंजन कैसे लिखने हैं, कौन सा शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, वर्ण क्या है, इन सब की जानकारी हमें किसमें मिलती है, व्याकरण में निकलती है। तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं, व्याकरण के भाग, व्याकरण के भाग, तो व्याकरण के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। अंग भी कहते हैं इन्हें, अंग या फिर अवयव, अंग या फिर अवयव। तो व्याकरण के ये भाग, अंग या अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है वर्ण विचार, सबसे पहला है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है पद विचार, तीसरा है पद विचार। और चौथा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 अंग या अवयव हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में किसका अध्ययन किया जाता है, वर्ण विचार में वर्ण के प्रकार, वर्ण विचार में वर्ण के प्रकार, उच्चारण, उच्चारण, वर्गीकरण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख, आदि का उल्लेख। तो वर्ण विचार जो है उसमें वर्ण के प्रकार, उच्चारण और वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार में शब्द के भेद, शब्द के भेद, उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है, आदि का उल्लेख है। तो शब्द विचार में शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की रचना आदि का उल्लेख किया जाता है, आदि का उल्लेख किया जाता है। पद विचार,
पद विचार में शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया, शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख, शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख। तो शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया जाता है? पद विचार में किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य के भेद, अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रकार आदि का उल्लेख किया जाता है। तो व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्ण के प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार में शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। और तीसरा है पद विचार, पद विचार में शब्द से पद निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। और चौथा है वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य के भेद, अन्वय, संश्लेषण और विश्लेषण आदि का उल्लेख किया जाता है। तो व्याकरण में इन बातों का उल्लेख किया जाता है इन 4 अंगों के अंदर। और इसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है, अगला बिंदु है लिपि। अगला बिंदु कौन सा है? लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? हमारा अगला बिंदु है लिपि। लिपि से अभिप्राय यानी मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जिन चिन्हों का निर्माण किया गया उन्हें ही लिपि कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी हमारे मुख से उच्चारित जो मौखिक ध्वनियां थी उन मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जिन चिन्हों का निर्माण किया गया या प्रयोग किया गया उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक जो भाषा है उसकी अपनी अपनी लिपि है। तो हमारी जो भाषा है हिंदी, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि के अंदर लिखा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा जाता है। तेलुगु भाषा की जो लिपि है वो तेलुगु है। तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु। उर्दू को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में लिखा जाता है। मराठी, नेपाली ये सभी किस लिपि की है? देवनागरी लिपि की। तो प्रत्येक जो भाषा है उस प्रत्येक भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि है। प्रत्येक जो भाषा है प्रत्येक भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि है। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी इनकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। अंग्रेजी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि के अंदर, तेलुगु को तेलुगु लिपि के अंदर, उर्दू को फारसी लिपि के अंदर लिखा जाता है। भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं वो केवल 2 है। भारत की प्राचीन लिपियां कितनी हैं? 2। कौन कौन सी हैं?
भारत की प्राचीन दो लिपियां हैं। एक तो है ब्राह्मी, एक तो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, और दूसरी है खरोष्ठी। खरोष्ठी, एक तो है ब्राह्मी लिपि और दूसरी है खरोष्ठी लिपि। तो हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो प्राचीन भारत की दो प्रसिद्ध लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, जिनमें से हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब लिपि है तो लिपि की कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं की। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता क्या है कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं ओर से दाईं ओर, यानी मैं यहां से लिखना प्रारंभ कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं, तो बाईं ओर से कहां जा रही है, दाईं ओर। तो क्या जाएगा, बाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप प्रयुक्त होती है या लिखी जाती है, प्रयुक्त होती है, यानी हम जैसा बोलेंगे तो वैसा ही लिखेंगे, यानी उच्चारण के अनुरूप प्रयुक्त होती है या उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। नंबर 3, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, शिरोरेखा का प्रयोग। कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा किसे कहते हैं, प्रत्येक जो शब्द है उसके ऊपर खींची जाने वाली है जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। जिस प्रकार बिना मुकुट को दूल्हे का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना शिरोरेखा के देवनागरी लिपि में शब्द का कोई महत्व नहीं है। देवनागरी लिपि की जो चौथी विशेषता है वो है एक वर्ण, एक वर्ग, एक वर्ग के प्रत्येक वर्ण के, एक वर्ग के प्रत्येक वर्ण के लिए एक ही उच्चारण स्थान है, एक ही उच्चारण स्थान है, एक वर्ग के प्रत्येक वर्ण के लिए एक ही उच्चारण स्थान है। जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग के अंदर कै वाली पूरी लाइन आती है, तो पूरी लाइन का उच्चारण स्थान कैसा है, एक ही है। जैसे च वर्ग है, तो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान कैसा है, एक ही है। नंबर 5, अक्षरों में सुंदरता व, अक्षरों में सुंदरता व सुडौलता है, अक्षरों में सुंदरता व सुडौलता है।
यानी देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं वो सुंदर और सुडौल वाले यानी आकार प्रकार से दिखने में अच्छे हैं। नंबर 5, संपूर्ण लिपि समूह को स्वर व व्यंजन में विभक्त किया गया है। तो संपूर्ण जो लिपि समूह है ऐसे लेकर के ज्ञ तक संपूर्ण जो लिपि समूह है उसको स्वर और व्यंजन के अंदर बांटा गया है। नंबर 7, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। तो नंबर 7 है वर्ण विभाजन के अंदर वैज्ञानिकता है। और देवनागरी लिपि की जो 8वीं विशेषता है वो है कि अनुस्वार व इससे संबंधित अन्य जो वर्ण हैं उनके पृथक चिन्ह हैं। कैसे चिन्ह हैं? पृथक चिन्ह हैं, चाहे वो अनुस्वार हो चाहे वो अनुनासिक हो, इनसे संबंधित जो भी वर्ण हैं उनके कैसे चिन्ह हैं? पृथक चिन्ह हैं, अलग चिन्ह हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आज की कक्षा से संबंधित प्रश्न कि हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उस देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से माना जाता है? दोबारा फिर सुन लीजिए कि हिंदी भाषा की जो लिपि है कौन सी? देवनागरी। उस देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से माना जाता है? तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर के अंदर आपके जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, आपके चाचा चाची, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उनके जो गृह कार्य हैं यानी घर के कामों में मदद करते रहें। पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, जिस समय काम का टाइम हो उस समय घर वालों का हाथ भी बटाते रहें, ताकि आपको यह जो समय है वो बोरिंग फील नहीं होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।